आज हम इकोनॉमिक्स का जो सीरीज़ चल रही थी उसका जो सेकंड टॉपिक है औपनिवेशिक काल में भारत की अर्थव्यवस्था, उसको डिस्कस करेंगे। तो जो उपनिवेश काल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। तो जो भी अंग्रेज आए थे 1760 से लेके 1947 तक का जो काल माना जाता है वो उपनिवेश अथवा औपनिवेशिक काल माना जाता है। तो जो 17वीं शताब्दी में भारत को दुनिया का सबसे धनी देश माना जाता था। आपको सबको पता ही है, हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस समय हमारी जो समृद्धि थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, राष्ट्रीय आय भी बहुत ज़्यादा थी, कृषि उत्पादकता बहुत ज़्यादा थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमारा जो माल था वो बाहर देशों में जाता था और वहाँ से हमको सोना प्राप्त होता था, इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। तो उसके बाद जो अब हमारे इसी को देखते हुए जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे देश में आए व्यवसाय करने के लिए और उन्होंने वहाँ यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो जो 20वीं शताब्दी में जो भारत की राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर है वो 2% से भी कम हो गई। टाइम जो जनसंख्या थी 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। उस टाइम पे जो भूव्यवस्था प्रणाली थी वो उसको 3 भागों में बाँटा था, जिसमें सबसे पहले था जमींदारी प्रथा, जिसको हम स्थायी प्रथा या इस्तिमरारी भी कहते हैं। ये जो स्टार्ट की थी वो कॉर्नवालिस ने की थी। इस समय क्या होता था, जो भूमि का कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो भूमि का मालिकाना हक था वो जमींदारों को दे दिया और जमींदारों को किसान से लगान लेने के लिए कहा। तो उस टाइम पे जो लगान की दर थी वो 34% से 75% तक थी। इसके अलावा वो लगान के साथ साथ किसानों से बेगार भी लेते थे, भेंट और नजराना भी लेते थे। इसके बाद जो जमींदार थे वो किसानों से लगान लेते थे और जो जमींदार सरकार को जो जमा कराते थे उसको मालगुजारी कहते थे। तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे किसान जो है इतनी ज़्यादा लगान से बिल्कुल परेशान हो गए और वो हमारा देश बिल्कुल पतन की ओर चला गया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रथा थी वो थी महालवाड़ी प्रथा। इसको जो लागू किया था वो विलियम बेंटिक ने किया था और ये सबसे पहले आगरा और अवध में लागू हुआ था। बाद में इसको पंजाब में भी लागू कर दिया था। इसमें क्या था, जो गांव में जो भी मालगुजारी होती थी वो गांव के मुखिया द्वारा जमा कराई जाती थी। पहले स्थायी बंदोबस्त में क्या था, जमींदार करवाता था, जमींदार था। लेकिन महालवाड़ी प्रथा में क्या हुआ, जो गांव का मुखिया था वो किसानों से लगान वसूल करता था और फिर जो मालगुजारी होती थी वो सरकार को जमा कराई जाती थी। तो आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लगान क्या होता है, जो किसान जमींदारों को देते हैं, और मालगुजारी क्या होती है, जो जमींदार सरकार को देते हैं। तो इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी, जमींदारी प्रथा और महालवाड़ी प्रथा। अब तीसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो किसान थे वो ही भूमि के स्वामी होते थे, इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता था। इसमें जो बंदोबस्त होता था वो अस्थायी होता था और मालगुजारी अलग अलग तय होती थी। तो ये जो व्यवस्था की, इससे इतना ज़्यादा लगान किसानों को देना पड़ता था जिससे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। इसके अलावा कृषि में जो है तकनीकी का निम्न स्तर था, तकनीकी का कोई प्रयोग नहीं होता था, ना ही कोई सब फसलों को अच्छा करने के लिए कोई कीटनाशक का प्रयोग या कोई नई तकनीक का प्रयोग कुछ नहीं किया जाता था। राजस्व व्यवस्था भी बिल्कुल न्यूनतम पे आ गई थी। इसके अलावा जो खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में बहुत ज़्यादा कमी आ गई और गैर खाद्यान्न फसलों में वृद्धि हो गई। अब हम बात करेंगे उपनिवेश काल में औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति थी। तो उस समय 1907 के समथिंग टिस्को की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध है उसके बाद में कुछ चीनी, सीमेंट आदि कुछ छोटे मोटे उद्योगों का विकास भी हुआ। तो और जो भारत था वो कच्चे माल जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, मील, पटसन आदि का निर्यातक बनकर रह गया और इंग्लैंड की जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उसका आयातक बनकर रह गया। तो हमारे यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति कुछ सही नहीं थी। उसके बाद हम बात करते हैं आधारभूत संरचना की क्या स्थिति थी।
तो जो आधारभूत संरचना है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है आर्थिक आधारभूत संरचना, दूसरा है सामाजिक आधारभूत संरचना। तो जो आर्थिक आधारभूत संरचना है उसमें आता है हमारा संसाधन, सिंचाई, परिवहन, ऊर्जा, संचार सुविधाएं, बैंकिंग, तकनीकी ज्ञान। तो आपका जो है क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आर्थिक आधारभूत संरचना में क्या आते हैं। उसके बाद जो सामाजिक आधारभूत संरचना थी उसमें जब जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना कि सामाजिक आधारभूत संरचना में क्या क्या आता है। जनसंख्या आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास आता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश शासनकाल में भारत का अल्प विकास। तो इस समय क्या राष्ट्र आय बहुत कम हो गई थी, गरीबी का आकार और स्वरूप बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी। इसके अलावा वास्तविक मजदूरी का क्या स्तर था, वास्तविक मजदूरी भी बहुत कम हो गई थी, लोगों की बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी, अकाल पड़ गया था। इसके अलावा जनसंख्या का व्यावसायिक आधार पर वितरण, इसके अलावा कृषि में तकनीक में कोई सुधार नहीं किया जाता था, औद्योगिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो कुल मिलाकर जो ब्रिटिश शासनकाल में भारत का विकास था बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में हो गया था, कोई विकास नहीं हो पाया था। इसके अलावा जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या बन के रह गई, गतिहीन, अर्ध सामंती, पिछड़ी और कृषि प्रधान। तो और इसके अलावा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और गतिहीन अर्थव्यवस्था थी उस समय। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा देश भारत को सबसे अधिक धनी देश माना जाता, कौन सा देश भारत का सबसे अधिक देश माना जाता था, कब, 15वीं शताब्दी में, 16वीं में, 17वीं में, 18वीं में। तो ये था 17वीं शताब्दी में जो था हमारा देश सबसे धनी माना जाता था। उसके बाद स्वतंत्रता के समय अधिकांश भूमि का स्वामित्व किसके पास था, तो स्वतंत्रता के समय अधिकांश भूमि का स्वामित्व था जागीरदारों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल पटरियों को बिछाने का काम 1853 में शुरू हुआ, ये हुआ था ब्रिटिश उपनिवेश काल में। तो इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, ध्यान से देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।